प्यारे दोस्तों, दुनिया अक्सर उन्हें लूट लेती है जिनको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। स्टोइक्योमेट्री भी अक्सर उनके 4 नंबर चुरा लेती है जिनको इसकी इंपोर्टेंस पता नहीं होती। स्टोइक्योमेट्री बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई नीट स्कूल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, स्टोइक्योमेट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको आपके पेपर में दिखाई दे जाएगी। हाँ, या तो किसी चैप्टर के अंदर स्टोइक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टोइक्योमेट्री का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा होगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आ जाएगा। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को जान लिया, पहचान लिया, तो यार खूबसूरत अंदाज में आपसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी फील आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। सेशन के लास्ट तक आपको बने रहना है। आपको स्टोइक्योमेट्री की पूरी दुनिया दिखाई दे जाएगी। चले फिर आगे चलिए, टुडेज गोल में आज क्या है, हमारे पिटारे में क्या है। स्टोइक्योमेट्री से रिलेटेड थ्योरी पार्ट को हमें जानना है, ठीक है। या हम थ्योरी पार्ट को जान रहे होंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस की हम बात कर रहे होंगे। डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए फिर बात करें, स्टोइक्योमेट्री है क्या। स्टोइक्योमेट्री वर्ड जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड हैं? स्टोइक्योन एंड मेट्रोन। स्टोइक्योन का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मतलब किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट की हमें बात करनी हो। रिएक्शन के दौरान किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट की हमें बात करनी हो, कितना रिएक्टेंट रहा होगा, कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा, इस प्रकार की जो कैलकुलेशन है उनसे डील करना स्टोइक्योमेट्री है। स्टोइक्योमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हाँ, रिएक्टेंट की क्वांटिटी पर कमेंट करना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर कमेंट करना, उनको पता लगाना, उनको रिलेट करना ही स्टोइक्योमेट्री है, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये मास का भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, मास नंबर ऑफ मोल्स का भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, मास वॉल्यूम का भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। मुझे लगता है अगर हम मोल रिलेशन की बात कर लें तो बाकी रिलेशन एस्टेब्लिश करने में तो यार कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कैसे? देखिए, हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट के ये 3 प्यारे से फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, एक फॉर्मूला तो ये है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.7। तीसरा फॉर्मूला ये है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है तो मास आसानी के साथ निकाला जा सकता है, वॉल्यूम आसानी के साथ बताई जा सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल अगर हमारे पास है तो आसानी के साथ हम मास की बात कर पाएंगे, वॉल्यूम की बात कर पाएंगे। तो यार मोल का एक खेल हमें सीखना है, ठीक है ना। मोल से कैसे हम पता लगा पाएंगे, मतलब यार अगर हम रिएक्टेंट के मोल्स जानते हैं तो प्रोडक्ट के मोल कैसे पता लगा पाएंगे। उनका रिलेशन अगर हमारे पास होगा तो आसानी के साथ यार हम पता लगा पाएंगे, और वाइसे वर्सा भी हम कर पाएंगे। यानी अगर हमें यार प्रोडक्ट के मोल पता है, रिलेशन हमारे पास है, तो रिएक्टेंट के मोल भी हम बता सकते हैं। यानी रिलेशन होना चाहिए और हमें ये 3 फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है। रिलेशन हम जानते हैं, मोल जिसके भी फाइंड कर लेंगे, और इनकी मदद से, इन 3 फॉर्मूला की मदद से कुछ भी खेल हम यार रच पाएंगे, खेल पाएंगे। देखिए, वॉल्यूम के बारे में पता लगाना है, मोल पुट करें। मास के बारे में पता लगाना, मोल पुट करें। क्लियर हुई बात? और मास आपके पास है तो मोल निकाल लो यार, वॉल्यूम आपके पास तो मोल निकाल लो, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई, मोल कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा होगा। इसके अलावा जो स्पीसीज रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होने वाले स्पीसीज को रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जानते हो ना आप लोग ये बात? रिएक्टेंट की डेफिनेशन तो नहीं बतानी आपको। रिएक्ट होने वाले स्पीसीज को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नए स्पीसीज एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड मिल रहे होंगे और प्रोडक्ट हमें राइट हैंड साइड मिल रहे होंगे। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड हमें मिल रहे होंगे।
दो बातें क्लियर हुई। अब यार इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है। कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग यार इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे, सभी एटम्स को इक्वलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, बैलेंसिंग का क्या मतलब है? टू इक्वलाइज all type of atoms on left and right hand side, left and right hand side of the chemical equation। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें एटम्स के नंबर को इक्वलाइज करना है यूजिंग सुटेबल कोफिशिएंट्स। ये काम करेंगे हम यूजिंग सुटेबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, कुछ नंबर्स को हम यूज में ला रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। ठीक है, जो सभी प्रकार के एटम्स के नंबर को सेम करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। एक जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है, हाइपोथेटिकल जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी है, दीज आर रिएक्टेंट्स। इनको रिएक्टेंट बोलेंगे। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट होंगे, तो ये हुए रिएक्टेंट। ठीक है, और ये देखिए राइट हैंड साइड जो कैपिटल सी कैपिटल डी मिल रहे हैं, इनके रिएक्ट होने से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो हमें नए स्पीसीज मिल रहे हैं इनके रिएक्ट होने से, दीज आर प्रोडक्ट। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, जो सभी प्रकार के एटम्स को इक्वलाइज करने के लिए हमने यहां इस्तेमाल में लाए हैं, A B C D, these ABCD numbers are stoichiometric coefficients। ठीक है, इन नंबर्स का कैसे पता लगाया जाएगा? इन नंबर्स को कैसे जान रहे होंगे? थ्रू हीट एंड ट्रायल मेथड हम इनको जान रहे होंगे। इन नंबर्स को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से जान रहे होंगे। ठीक है, इन नंबर्स को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से जान रहे होंगे। आगे चलकर एक चैप्टर आएगा रिडोक्स। ठीक है, रिडोक्स में हम इन नंबर्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से जान रहे होंगे। ठीक है, वहां पर बैलेंसिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, उनको हम बाद में देख रहे होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन रिडोक्स हो। ठीक है, तो यहां पर हमें देखिए रिडोक्स नॉन रिडोक्स की बात नहीं करनी है, हमें हमारा काम चलाना है। ठीक है, मोल भाव करने से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, अपने विवेक से हम लोग यार इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे। चले आगे फिर देख लेंगे, क्वेश्चंस में देख लेंगे। टेंशन लेने वाली कोई भी बात होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। मोल को मोल से कैसे रिलेट करना है, पहले यार थ्योरी पार्ट को जान लें, अंडरस्टैंडिंग बना लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में मोल को मोल से रिलेट करते हुए, मतलब रिएक्टेंट के मोल आपके पास है तो प्रोडक्ट के मोल्स का पता लगा लेंगे। प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास हैं तो रिएक्टेंट के मोल्स को हम लोग यार लिखने में कामयाब हो पाएंगे। ये जो मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, दिल का टुकड़ा है। ठीक है, और इस मेथड को अंडरस्टैंड करने से हम लोग यार स्टोइकियोमेट्री के हर टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने में कामयाब हो पाएंगे। क्या है ये मोल मोल एनालिसिस? मोल मोल एनालिसिस अगर हमने जान लिया तो यार ये मान लो कि हमने स्टोइकियोमेट्री में सब कुछ जान लिया। जी हाँ, इसके बाद तो मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला है, मास फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो ये वाले फॉर्मूला आप यूज कर लेना, है ना, ये वाले फॉर्मूला यूज कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है। मास पता लग जाएगा, वॉल्यूम आप जान पाएंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो देखिए यार ये मोल मोल एनालिसिस है क्या? मोल मोल एनालिसिस है क्या? अगर किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स पता करना
मोल मोल एनालिसिस है। यानी इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one type of substance is given, then number of moles of other substances can be calculated, which are participating in केमिकल इक्वेशन। जो और सब्सटेंसेस एक केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी के साथ यार पता लगा पाएंगे। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब काफी सारे बच्चे कहेंगे सर एक बार कोई एग्जांपल दीजिए। ये लीजिए भैया, अपने पास छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है, खुली किताब की तरह देखिए। मेरा नेचर है जो कुछ जानता हूं, जिससे मैं सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाता हूं, वो सारी चीजें यार आपको भी सिखा दूंगा। ठीक है, आपसे भी क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आप भी झमाझम तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया गया है। ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बता रहे हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको बता रहे हैं कि जब इसकी क्वांटिटी A है तो ये इसके साथ B क्वांटिटी में रिएक्ट होगा और ये C क्वांटिटी और D क्वांटिटी में बन रहा होगा। मतलब ये A मोल है तो भाई ये B मोल इसके साथ रिएक्ट होगा, ये C मोल बनेगा, ये D मोल बनेगा, ये C मोल बनेगा, ये D मोल बनेगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई है? तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये जरूरी तो नहीं है ना यार कोफिशिएंट की इक्वल क्वांटिटी ही आपको दे रखी हो, जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या पता आपको इसके एन मोल दिए हो, क्या पता इसके मोल आपको एन भी दिए हो, हाँ ए बी से कुछ अलग मोल दिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं ना यार कि कोफिशिएंट के इक्वल ही क्वांटिटी इनकी दे रखी है, नहीं कुछ और भी हो सकती है। तो मान लिया मैंने एन ए एन बी मोल दिए हो, ठीक है। ये केस 1 तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कोफिशिएंट को देखने से। ये केस 2 जो है ये जनरल केस है, ये जनरल केस है। ये अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। ये जनरल अप्रोच है, ये जनरल अप्रोच है। ध्यान दीजिएगा, ये एन ए मोल है, ये एन बी मोल है और हमें पता लगाना है सी एंड डी के कितने मोल होंगे। तो मान लेते हैं सी के मोल एनसी मोल होंगे, मान लेते हैं सी के मोल एनसी मोल होंगे, ठीक है। लेकिन इनका पता लगाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास नहीं है। मान लेते हैं डी के 100 मोल होंगे, ये एनडी मोल होंगे, ये एनडी मोल होंगे। पता लगाना है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास नहीं है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है। किस प्रकार से इनका पता लगाया जा सकता है, किस प्रकार से इनको जाना जा सकता है? गौर से देखिए यार, अगर ये x टाइम्स होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये x टाइम्स होगा तो ये भी x टाइम्स होगा, ये y टाइम्स होगा तो ये भी y टाइम्स होगा, तभी ये पूरा रिएक्ट हो पाएंगे। अगर a मोल b मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं, ये x टाइम्स है, ये x टाइम्स है, तभी पूरा रिएक्ट होंगे। ये अल्फा टाइम्स तभी पूरा रिएक्ट होंगे। y टाइम्स है, तभी ये कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे होंगे। बोलो ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर हम इस a इंटू एक्स को b इंटू एक्स को एन ए और एन बी मान लें, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर हम इस a इंटू एक्स को एन ए मान लें और b इंटू एक्स को एन बी मान लें, अगर ये x और x टाइम्स हैं तो आपको लगता है ये भी x और x टाइम्स हो जाएंगे, ये भी x और x टाइम्स हो जाएंगे। NC क्या होगा? NC होगा C इंटू एक्स, हाँ NC क्या होगा? C इंटू एक्स होगा। ND क्या होगा? ND क्या होगा? D इंटू एक्स होगा। ND क्या होगा? D इंटू एक्स होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, यहां से एक बात इन सभी के लिए आपको सेम मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एक क्वांटिटी सेम मिल रही है इन सभी के लिए। क्या है वो? ये जितने टाइम्स हुए, ये जो x है ये सेम मिल रही है। यानी अप्रोच हमारे सामने ये है, अगर हम
नंबर ऑफ मोल्स Na को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स Nb को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट B से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल C को इसके कोफिशिएंट C से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स D को इसके कोफिशिएंट D से डिवाइड कर दें। तो देखिए ये जो X है इन सभी में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये सेम है, मतलब ये रेशियो सेम मिल रहा होगा इन चारों के रिस्पेक्ट में, ये रेशियो सेम मिल रहा होगा इन चारों के रिस्पेक्ट में। यानी यहां से हमें एक बेहतरीन बात पता चलती है, जबरदस्त चीज पता चलती है रिएक्शन के केस में। ठीक है, इस बात को अपने दिल और दिमाग में यार बसा लेना। ठीक है, ये वाली जो बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है, इफ रिएक्शन गोज टू 100% completion, reaction goes to 100% completion and no reactant is left, no reactant is left after the reaction, है ना, कोई भी रिएक्टेंट बचा नहीं होगा। देन वी कैन से दैट अगर ये पूरा रिएक्ट हुए हैं, ये देखिए ए बी आपस में पूरा रिएक्ट होंगे, ए इंटू एक्स बी इंटू एक्स आपस में पूरा रिएक्ट होंगे, अगर ये एन ए और एन बी पूरा रिएक्ट हुए हैं, कोई भी या बचा नहीं है, कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है। हाँ बचेगा तो तब जब एक कम होगा और एक ज्यादा होगा, ज्यादा वाला बच जाएगा। लेकिन हमने क्या मान लिया, रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई है और कोई भी रिएक्टेंट बचा नहीं है, नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। हाँ ये वाली बात भी अगर मेंशन करेंगे तो और क्लियर होगा कि कोई भी अनरिएक्टेड नहीं बचा होगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, तो ऐसे केस में, ऐसे शानदार केस में देखिए क्या हमें मिल रहा होगा। ऐसे केस में हमें कंडीशन मिल रही होगी Na by A is equal to Nb by B is equal to Nc by C is equal to Nd by D, ये वाली कंडीशन मिल रही होगी। और ये जो रेशियो है मोल रेशियो, ये इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो यहां हमने देखिए इमेजिन किया था, कंसिडर किया था, इसके इक्वल मिल रहा होगा। हाँ Na बाई एक्स के इक्वल मिल रहा होगा, Nb बाई बी एक्स के इक्वल मिल रहा है, Nc बाई सी एक्स के इक्वल मिल रहा है, Nd बाई डी एक्स के इक्वल मिल रहा है। मतलब ये जो हमें शानदार रेशियो मिलता है मोल रेशियो, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है, ये वाली कंडीशन अगर एप्लीकेबल होती है, मिलती है, तो सेम होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो, दिस इज कॉल्ड इसको बोलेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल रेशियो। ये मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ABCD आपको सभी कोफिशिएंट पता है। हाँ इक्वेशन को बैलेंस किया हमने, सभी कोफिशिएंट हमें पता है, NaNb हमें दिया हुआ है, NaNb के बारे में हम जानते हैं, ये गिवन है। तो NCND का पता लगाया जा सकता है, इस रिलेशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड किया जा सकता है। और इसका रिवर्स सोचे, NCND हमें पता है तो कितने मोल रिएक्टेंट के रिएक्ट हुए होंगे। हाँ भैया रिवर्स भी सोचा जा सकता है, एक रिलेशन हमारे पास आ गया ना, तो अगर ये दोनों पता तो ये दोनों पता लगाए जा सकते हैं। या इनफैक्ट यार इनमें से कोई भी पता है, NC पता है या ND पता है तो बाकी पता लगाए जा सकते हैं, Na पता है या NB पता है तो बाकी पता लगाए जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब इन चारों में से कुछ भी पता है, रिलेशन हमारे पास है, तो बाकी सभी का पता लगाया जा सकता है। कंडीशन क्या है, रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई है और कोई भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड नहीं बचा, कंडीशन ये वाली है। बोलो बात में दम लगा कि नहीं लगा, बात में मजा आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल बता दूं आपको, काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कोई रियल एग्जाम्पल के साथ फील दिलाइए। ये लीजिए एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने है। 2KClO3 gives us 2KClO3 gives us 2KCl
प्लस 3O2। एक रियल एग्जांपल आपके सामने, ठीक है, इससे पूरी फील लीजिए। KClO3 के नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं NKClO3, KCl के नंबर ऑफ मोल NKCl, O2 के नंबर ऑफ मोल NO2। ये नंबर ऑफ मोल जिनका रिलेशन हमें फाइंड करना है। क्या करना होगा, यहां देखिए कोफिशिएंट 2, 2, 3 है, तो इनसे डिवाइड कर दे। हाँ, नंबर ऑफ मोल को कोफिशिएंट से ही तो डिवाइड करना है, तभी तो मोल रेशियो मिलेगा। और इसके साथ में कुछ है नहीं जो इसकी कंसंट्रेशन के चेंज को, इसके नंबर ऑफ मोल के चेंज को, इसके कंज्यूम होने को मॉनिटर कर रहा हो। हाँ, इसके साथ में कुछ है नहीं। इसकी जो कंजप्शन है किसी दूसरे पर तो डिपेंड होगी नहीं भैया, ये रिएक्ट होता जाएगा, ये बनते जाएंगे। 100% अगर रिएक्शन कंप्लीट हुई तो पूरा ही कंज्यूम हुआ होगा। ये वाली तो बात है नहीं कि 100% कंप्लीट रिएक्शन हुई नहीं है, या फिर इसके साथ कोई दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है। इसकी कंजप्शन उसकी कंजप्शन पर भी डिपेंड कर रही है, उसकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड, ऐसा कुछ तो है नहीं। ये तो अकेला है, अकेला तो भैया बिंदास है, पूरा ही रिएक्ट होगा। 100% रिएक्शन कंप्लीशन को हमें मानना होगा, नहीं दे रखा तो ये मानना होगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा कंज्यूम हुआ है और इनसे नंबर ऑफ मोल KCl के NKCl, नंबर ऑफ मोल O2 के NO2 बने हैं, तो क्वांटिटी को कैसे रिलेट किया जा सकता है भैया, यही तरीका है। कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल को, ये जो रेशियो आएगा मोल रेशियो सेम मिल रहा होगा। कुछ भी हमें पता है तो बाकी का पता लगाया जा सकता है इस रिलेशन से। हाँ, कुछ भी पता है तो बाकी का आसानी के साथ हम पता लगा पाएंगे। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल देख लो, ये लास्ट एग्जांपल होगा, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रहे होंगे भाई। ये लास्ट एग्जांपल होगा। NH3 plus O2, NH3 plus O2 gives us NO plus H2, gives us NO plus H2। यहां से हमें NO और H2O मिल रहा है, ठीक है। बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, इस प्रकार से शायद ये बैलेंस हो गया है। आई होप आपने बैलेंस कर लिया होगा, ठीक है। रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई है, कोई भी लेफ्ट आउट रिएक्टेंट नहीं है, कोई भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड नहीं बचा। तो ऐसे केस में हम क्या बोल रहे होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल को लिख लो N अमोनिया, इसके नंबर ऑफ मोल को लिख लो NO2, N NO, N H2, ठीक है, लिख लिया। कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो यहां से आपको जो रेशियो मिल रहा है, ये मोल रेशियो है, इसमें किसी एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स आसानी के साथ पता लगाए जा सकते हैं, जो इसके साथ पूरा पूरा रिएक्ट होगा। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल पता है तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल भी पता लगाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल पता है तो वापस से रिएक्टेंट पर भी कमेंट किया जा सकता है कि रिएक्टेंट के कितने मोल यहां रिएक्ट हुए होंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? लेकिन जब रिएक्शन यार इस प्रकार से हुई हो, कोई रिएक्टेंट बचा हो, कोई रिएक्टेंट बचा हो, मतलब दोनों रिएक्टेंट की या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। किसी एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम दे रखी है ना, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, जितनी कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए होनी चाहिए उससे कम है। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट अराइज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का। एक ऐसा रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए थी कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए उससे कम है। मान लेते हैं दो रिएक्टेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी। कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए ए के 4 मोल होने चाहिए थे और बी के 6 मोल होने चाहिए थे। अब ए के 4 की बजाय 3 ही मोल हैं, फिर 3 कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है बी के 6 मोल कंज्यूम हो जाएंगे? नहीं, जब 4 होते के तब बी के 6 मोल इसके साथ रिएक्ट हो रहे थे। जब ए के 3 मोल है तो भैया बी के 6 मोल इसके साथ रिएक्ट नहीं होंगे। ये क्वांटिटी कम है, जितनी होनी चाहिए बी को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए उससे कम है। तो ए तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, हाँ 4 पूरा कंज्यूम हो सकते हैं तो 3 तो पूरा हो ही जाएंगे। लेकिन 4 के साथ बी के 6 मोल तो पूरा रिएक्ट हो सकते हैं। अब ए के 3 मोल है तो बी के 6 मोल रिएक्ट हो नहीं पाएंगे, तो बी के कुछ मोल बचे होंगे। तो यानी बी एक्सेस में है और ए जितना होना चाहिए उससे कम है, तो ए लिमिटिंग हो जाएगा।
द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम होना चाहिए था, उसके बाद भी जिसका कुछ अमाउंट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से दूसरा रिएक्ट कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है। एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास AA प्लस BB, इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ठीक है, इस प्रकार की इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन इस प्रकार की है, मैं हाइपोथेटिकल इक्वेशन से काम चला लूंगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे यार, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो इक्वेशन दे रखी है उसको पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप इक्वेशन को बैलेंस करने का होना चाहिए। एक इक्वेशन आपके सामने है, इसमें क्या कीजिए, NaNB को A और B से, कोफिशिएंट A और B से डिवाइड कीजिए। डेफिनेटली लिमिटिंग एक्सेस का अगर कॉन्सेप्ट यहां पर है, अगर क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं दे रखी है तो मोल रेशियो इक्वल नहीं होंगे, मोल रेशियो इक्वल नहीं होंगे, मोल रेशियो इक्वल नहीं। मान लेते हैं ये जो मोल रेशियो है ये कम मिलता है, इक्वल होंगे तो भैया पूरा पूरा रिएक्ट हो ही जाएंगे, 100% कंप्लीशन का केस मानते हुए पूरा पूरा रिएक्ट करवा देंगे। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, एक कम है एक ज्यादा है, एक कम है एक ज्यादा है, तो जो देखिए कम है ना यार, जो कम है, जितने क्वांटिटी होनी चाहिए उससे कम है, वह लिमिटिंग है, वह लिमिटिंग है, ठीक है। और यार जो ज्यादा है, देखिए इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए जो क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए थी उससे देखिए ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि A जल्दी कंज्यूम हो रहा है, इसका मोल रेशियो कम, इसकी क्वांटिटी कम है, तो A जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। अगर A जल्दी कंज्यूम हो रहा है, A 0 मोल है और B के कुछ Y मोल बचे हुए हैं, अब क्या B के Y मोल रिएक्ट हो पाएंगे? नहीं, B को तो A के साथ रिएक्ट होना था, अब A तो पूरा रिएक्ट हो गया, अब B क्या करे, कुछ नहीं करेगा, देखता रह जाएगा बस, ठीक है, काम हो जाएगा, A पूरा कंज्यूम हो जाएगा, B का कुछ नहीं होगा। भैया B के जो Y मोल पड़े रहेंगे ऐसे, इनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये कहना चाह रहा हूं बस कि B जो एक्सेस है और एक्सेस के मोल बचे होंगे, ये लेफ्ट आउट है और ये क्या है, ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस में है, ये लिमिटिंग है। तो रिएक्शन तब तक हो रही है जब तक किसी एक के मोल 0 नहीं हो जाते, यानी इसके पूरा कंज्यूम होते ही रिएक्शन रुक गई है। तो रिएक्शन को कंट्रोल किसने किया है, लिमिटिंग रिएक्टेंट ने। रिएक्शन को कंट्रोल किसने किया है, रिएक्शन को कंट्रोल किसने किया, लिमिटिंग ने। तो लिख लें बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्शन। तो लिख लें बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल्स द रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे ही ये फुल हुआ, कंज्यूम हुआ, रिएक्शन रुक गई है। ऐसे केस में C और D के नंबर ऑफ मोल्स पता लगाने के लिए, ऐसे केस में C एंड D के नंबर ऑफ मोल पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, ऐसे केस में लिमिटिंग वाले का जो मोल रेशियो है Na/A, इससे प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट कर रहे होंगे, NC/C ND/D, इससे प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट कर रहे होंगे। लिमिटिंग वाले का जो मोल रेशियो, इससे हम प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट कर रहे होंगे, ठीक है। इससे हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का पता लगा रहे होंगे, इससे हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का पता लगा रहे होंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अगर ये हम जानते हैं ये रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो इससे ही तो पता लगाएंगे भैया, दूसरा तो पूरा कंज्यूम हुआ नहीं, जो NB मोल दे रखे हैं ये तो पूरा ट्रांसफॉर्म हुए नहीं प्रोडक्ट में, इनसे आप कैसे मतलब क्वांटिटी का पता लगा पाएंगे? लिमिटिंग वाले से आप क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। बोलो ये बात हजम हुई कि नहीं हुई? लिमिटिंग अगर B होता, क्वांटिटी इस प्रकार से मेंशन होती कि B का मोल रेशियो कम है, B होता तो NB/B इज इक्वल टू NC/C इज इक्वल टू ND/D, वहां से हम NC और ND को पता कर रहे होते। क्लियर हुई ना ये बात? अब काफी सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर ये बात तो समझ आई, Na/A NB/B इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये किसी अंदाज में इक्वल है, हाँ एक अंदाज में इक्वल है। देखिए Na/A, ये जो आप मोल रेशियो लिख रहे हो, ये A के कंप्लीटली रिएक्ट होने वाले मोल्स को आपने कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, और जो NB/B है इसमें ये B के टोटल मोल्स को आपने कोफिशिएंट से डिवाइड किया है। इस प्रकार से इक्वल नहीं होगा क्योंकि B पूरा रिएक्ट होता नहीं है, B एक्सेस में दे रखा है।
लेकिन अगर ए के साथ रिएक्ट होने वाले बी के मोल्स का अगर रेशियो ले, अगर हम उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करें, एन बी रिएक्टेड को, हाँ रिएक्ट होने वाले मोल्स का अगर हम रेशियो लें इस प्रकार से, इसको अगर हम कोफिशिएंट से डिवाइड करें, टोटल नहीं, जो रिएक्ट हुए मोल इसके साथ, ये तो भैया पूरे रिएक्ट हो गए, ये तो लिमिटिंग है ना, इसके तो फाइनली मोल 0 हो जाएंगे, ठीक है। और बी के टोटल मोल का अगर आप मोल रेशियो लेंगे, टोटल मोल को अगर आप इसके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तब ये इक्वल नहीं होगा, तब ये मोल रेशियो इसके इक्वल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ रिएक्ट होने वाले मोल का अगर आप रेशियो लेंगे, जैसे मान लेते हैं एक्स के साथ वाई मोल कंप्लीटली रिएक्ट हो गए, तो ये जो रेशियो है ना यार, ये इक्वल मिल रहा होगा। लेकिन टोटल मोल जेड है तो ये रेशियो इक्वल नहीं होगा, टोटल मोल जेड है तो रेशियो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपस में जो मोल रिएक्ट हो रहे हैं उनका अगर मोल रेशियो लोगे ना, ये अब भी इक्वल होगा, ठीक है ना। और यहां इसके मोल वैसे तो ज्यादा है लेकिन रिएक्ट होने वाले कम है, हाँ रिएक्ट होने वाले मोल का अगर आप रेशियो लेंगे तो मोल रेशियो आपको इक्वल तब भी मिल जाएगा, हाँ तब भी मिल जाएगा। इस टेक्निक से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अनरिएक्टेड का पता लगाया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अनरिएक्टेड का पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाएंगे? यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड पता कर लेंगे, हाँ पता कर लेंगे भैया। और टोटल मोल आपको दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टोटल आपके पास है ही, टोटल आपके पास है ही। तो टोटल मोल में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड को आप माइनस कर दो, हाँ टोटल मोल में से रिएक्टेड को आप माइनस कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अनरिएक्टेड आपको मिल जाएंगे। बोलो कहां नहीं समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ आई तो भैया क्वेश्चन में समझ आ जाएगी, हाँ टेंशन मत लो। एक्सेस रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे अभी हमने देखा ये देखा हमने, इक्वेशन को बैलेंस किया, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल एन ए दिए, इसके नंबर ऑफ मोल एन बी दिए, इनके बारे में पता लगाना है। अभी हमने देखा मोल रेशियो चेक करते हुए, ठीक है, ये मोल रेशियो ज्यादा मिल गया, हाँ इसके साथ पूरा रिएक्ट होने के लिए जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी उससे यार ज्यादा क्वांटिटी है इसकी, यानी बी क्या है? बी एक्सेस है। कभी भी प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने के लिए एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो को प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट नहीं करना है। क्या करना? हमेशा, या मैंने बताया या मैंने आपको सिखाया है, हमेशा आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल रेशियो से प्रोडक्ट के मोल रेशियो को इक्वेट करना है। हाँ लिमिटिंग ही तो भाई पूरा कंज्यूम हुआ होगा, जो पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं उसके मोल रेशियो को आप प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट नहीं मार सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और ये वाली तो लाजवाब कहानी बताई थी मैंने कि एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो को कभी लिमिटिंग वाले से इक्वेट कर पाओगे, इस प्रकार से इक्वलाइज कर पाओ। हाँ एक्सेस के रिएक्टेड मोल का जो रेशियो होगा ये आप इक्वलाइज कर पाएंगे। टोटल मोल आपके पास है ही, रिएक्टेड मोल आप यहां से पता कर लेंगे, इस रिलेशन से आप रिएक्टेड मोल पता कर लेंगे। टोटल में से रिएक्टेड को माइनस कर दो, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेड आपको मिल जाएंगे एक्सेस के, ठीक है। बी जो एक्सेस है इसके नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेड आपके पास होंगे। क्लियर हुई बात? ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ये असाइनमेंट की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आज आपको 2 सेशन मिल रहे होंगे, एक तो देखिए अभी आपको मिल चुका है, एक सेशन आपको यार देर रात मिल रहा होगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के अंदर, जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन होगा जिसमें हम इन ढेर सारे क्वेश्चंस को यार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए थ्योरी पार्ट मैंने आपको सिखा दिया है। एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, कोई भी बुक आपके पास हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हो, ठीक है, वो बुक हो, या फिर आपके पास कोई भी किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो, वहां से आप क्वेश्चंस को ट्राई करें। डेफिनेटली आपसे यार स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी की इस कहानी में इतना ही, जल्द ही लौट कर आऊंगा, मुलाकात कर रहा हूंगा कंसेप्ट बूस्टर सेशन में, और जिसमें हम इन ढेर सारे क्वेश्चंस को यार ट्राई कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें और इस प्यारे से जीवन में आप लोग आगे
बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।